नमस्कार। मैं फिर से आपके मेरे YouTube चैनल मैथ्स बाय एमपी सर में स्वागत करता हूं। हम बात कर रहे थे टेक्निकल मैथ की। टेक्निकल मैथ में आज का मेरा टॉपिक है वेक्टर। टॉपिक का नाम है अपने वेक्टर अलजेब्रा, या जिसे कहते हैं हम सदिश। तो हम चर्चा करने वाले हैं वेक्टर अलजेब्रा पे, सदिश पे। आप लोगों ने सभी ने कक्षा 11 फिजिक्स में सदिश के बारे में अच्छे से जानकारी ली है, अच्छे से पढ़ा है। सदिश क्या है, सदिश राशियाँ कौन सी होती है, कौन सी अदिश होती है, क्या सदिश राशियों का मापांक होता है, क्या स्थिति सदिश होता है, क्या इकाई सदिश होता है, क्या शून्य सदिश होता है। इसके बाद आपने देखा होगा कि कैसे सदिश राशियों को जोड़ा जाता है, कैसे उन्हें नोटिफाई किया जाता है, कैसे उनको रिप्रेजेंट किया जाता है। साथ ही सदिश राशियाँ जो है उनके योग का त्रिभुज नियम, उनका समांतर चतुर्भुज का नियम, या बात करें उसके दो सदिशों को अगर जोड़ें हम, तो जोड़ने के बाद उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज बनती है, क्या क्या गुणधर्म बनते हैं, क्रम विनिमयता लगती है, बंधनता लगती है। साथ ही हम बात करेंगे दो सदिशों के गुणन के बारे में कि दो सदिशों का डॉट प्रोडक्ट अदिश गुणन कैसे होता है, दो सदिशों का सदिश गुणन कैसे होता है, दो सदिशों के अदिश गुणन किसको निरूपित करता है? जो क्रॉस प्रोडक्ट है, सदिश गुणन है, वो किन भौतिक राशियों को, या उसका ज्यामितीय निरूपण क्या है। साथ ही उसके बाद हम बात करेंगे दो सदिशों के बाद तीन सदिशों के अदिश गुणन तथा तीन सदिशों के सदिश गुणन, जिसे अदिश त्रिक गुणन या सदिश त्रिक गुणन भी हम बोलते हैं। साथ ही ये बात भी साथ में चर्चा करेंगे कि सदिश त्रिगुणनफल की ज्यामितीय व्याख्या क्या होगी, कि ए डॉट बी डॉट सी डॉट करेंगे या तीन सदिशों का सदिश या अदिश गुणनफल करेंगे तो वो किसे निरूपित कर रहा है, क्या दिखाना चाह रहा है वो। साथ ही उनके जो गुणधर्म है, उन गुणधर्मों के बारे में इस पूरे चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे। अगर इस टॉपिक की बात करूं तो कक्षा 12 के साथ साथ ये अपने नेवी एयरफोर्स, टेक्निकल मैथ, आईआईटी, जेईई मेन एडवांस जो भी है आपका, सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामों में लगभग इस टॉपिक से 2-2, 3-3 क्वेश्चन आराम से कवर होते हैं। और कुछ भी नहीं करना, आपको ये जो सदिश यहाँ पढ़ाया जाएगा वो लगभग आपका कंपटीशन और साथ ही जो ये अपना 12वीं का है, दोनों इसमें कवर हो जाएंगे। आज का मेरा जो वीडियो है, आज का जो मेरा वीडियो है वो वीडियो में खास तौर से जो 11th से 12th में जिन्हें प्रमोट किया गया है उन विद्यार्थियों के लिए है, क्योंकि लॉकडाउन में कुछ भी नहीं पढ़ा होगा। तो इस टॉपिक को मैं बिल्कुल जीरो लेवल से शुरू करूंगा और आपको एडवांस तक लेके जाऊंगा। बात करते हैं इसकी मार्किंग की। तो ये कक्षा 12 में आपके 7 नंबर का टॉपिक है और छोटा सा टॉपिक है, 5 लेक्चर में खत्म हो जाएगा। 5 क्लास का टॉपिक है, नंबर कितने रहेंगे? 7। और मार्किंग की बात करूं मैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के हिसाब से तो 4 क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, 1 + 1 + 2 + 3, 3 2 5 2 7। कितने नंबर का है? 7 नंबर का। और नंबरिंग कवर कैसे करता है? एक एक नंबर के 2 क्वेश्चन, एक 2 नंबर का और एक 3 नंबर का, जिसमें से आप में एक सवाल में आपको अथवा में भी मिल जाता है। तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की तरफ से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो बच्चे 12वीं का एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए भी अच्छा रहेगा। 4-5 क्लास अगर आप बैठोगे तो 3-4 घंटे में आराम से निकाल सकते हो उस टॉपिक को। और कुछ भी नहीं है, आपने 11th में जो फिजिक्स में पढ़ा है वो ध्यान है तो भी ठीक है, नहीं ध्यान है तो और भी ठीक है, क्योंकि हम यहाँ चर्चा जो करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं सदिश कहते क्या है। सदिश से पहले मैं बात करूंगा क्वांटिटीज की, राशियों की, कि राशियां क्या है। किन्हीं भी वस्तुओं के जो भार, उनका वजन, उनकी लंबाई, चौड़ाई, उनके जो भी कोई भौतिक गुण है, उन भौतिक गुणों का मापन के लिए हम क्या लेते हैं? राशियां लेते हैं। और राशियां कितने प्रकार की होती है? राशियां होती है आपके 2 प्रकार की। राशियां हो जाएगी आपके 2 प्रकार की। एक होती है अदिश राशियां, स्केलर क्वांटिटीज, और दूसरी होती है आपकी सदिश राशियां, वेक्टर। स्केलर क्वांटिटीज जैसे कि लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, आयतन, तापमान, ये सब क्या है? ये अदिश राशियां। अदिश राशियों का मतलब ये केवल परिमाण है, केवल क्या है? मैग्नीट्यूड है, परिमाण है। इनका मापन करने के लिए हमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती। भाई कोई कह दे आपसे कि वह आदमी 6 फीट लंबा है, तो आपको इसके अलावा 6 फीट के अलावा कुछ भी बताने की जरूरत है क्या? परंतु जैसे आपसे मैं कह दूं
कि जयपुर से नागौर 250 किलोमीटर है, तो आप पहुंच जाओगे क्या? नहीं पहुंच पाओगे, क्योंकि जयपुर से नागौर आप 250 किलोमीटर जा रहे हो। अगर आप जब तक पश्चिम दिशा की ओर नहीं जाओगे तब तक जयपुर नहीं पहुंचोगे। अगर आप रिवर्स किसी भी डायरेक्शन में चले गए, दूसरी दिशा में चले गए, तो आप नागौर नहीं पहुंच पाओगे। इसका मतलब ऐसी राशियां भी हैं जहां पहुंचने के लिए या जिनको नोटिफाई करने के लिए, जिसको दर्शाने के लिए हमें क्या जरूरत होगी? परिमाण के साथ साथ किसकी जरूरत पड़े आपको? दिशा की भी जरूरत पड़े, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, दोनों चीजों की जहां पर आपको आवश्यकता होगी वो राशियां कैसी हो जाएंगी? आपकी सदिश राशियां हो जाएगी, वेक्टर क्वांटिटीज हो जाएगी। अब सदिश राशियां हुई, सदिश राशियां जैसे कि आपके पास बहुत सी है, फिजिक्स में आपने उदाहरण पढ़ा होगा, जैसे कि वेग है, बल है, इस प्रकार की जो राशियां हैं वो क्या हो जाएंगी? आपकी सदिश राशियां। अब मैं बात करता हूं कि सदिश को नोटिफाई कैसे करते हैं, कैसे उसको दर्शाते हैं और कैसे इस सदिश को एक परिभाषित करेंगे, हम उसको डेफिनेशन कैसे देंगे। तो देखो, जो सदिश है अपना, एक सदिश को दर्शाने के लिए, वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करते हैं? एक कोई रेखा ले रहा हूं मैं, ये जो रेखा है जिसका नाम है मेरे पास ओपी, तो ये जो ओ है इस रेखा का आरंभिक बिंदु है, स्टार्टिंग पॉइंट है, और ये जो पी है, पी आपका हो जाएगा अंतिम बिंदु या टर्निंग पॉइंट भी इसे बोल सकते हैं, लास्ट बिंदु भी बोल सकते हैं और टर्निंग पॉइंट, एंडिंग पॉइंट भी बोल सकते हैं। अब देखो, O से P की ओर जा रहे हैं, इसका मतलब ये रेखा किस दिशा में जा रही है? O से P की ओर। तो इस रेखा को जो दर्शाने का नोटिफिकेशन है, वो नोटिफिकेशन क्या हो जाएगा? OP वेक्टर। OP वेक्टर क्या कर रहा है? इस रेखा का सदिश निरूपण कर रहा है। क्या कर रहा है? इस रेखा का सदिश निरूपण कर रहा है कि OP वेक्टर क्या है? एक रेखा है जो O से P की ओर गमन कर रही है, एक लाइन है जो लाइन P से Q की ओर, सॉरी O से P की ओर जा रही है। तो ये जो OP है ये OP वेक्टर है। अगर मैं इस OP वेक्टर पे बात करूं तो O तो क्या हो जाएगा? इसका आरंभिक बिंदु, स्टार्टिंग पॉइंट, और जो P है ये P हो जाएगा आपका इनिशियल या टर्निंग या आप कह सकते हैं अंतिम बिंदु। तो ये था एक सदिश। सदिश के बाद बात करते हैं सदिश का मापांक। सदिश का मापांक जिसे हम इंग्लिश में कहेंगे मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर। मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर। अगर देखो, ये जो ओपी वेक्टर है अपना, इस ओपी वेक्टर की ये जो लेंथ है, इसकी जो लंबाई है यहां से लेके यहां तक की, इस लेंथ को क्या कहेंगे? ओपी वेक्टर जो रेखा है, उस रेखा की जो लंबाई है वो लंबाई ही क्या कहलाएगी? उस सदिश का मापांक। और इसे रिप्रेजेंट करते हैं हम मॉड्यूलस ऑफ ओपी वेक्टर या ओपी से। ओपी वेक्टर लगा रहे हो तो मॉड्यूलस लगा दो, या बिना मॉड्यूलस में ओपी लिख दो, उसके ऊपर वेक्टर मत लगाओ, वो उसका क्या हो जाएगा? मापांक हो जाएगा, मॉड्यूलस हो जाएगा। और ये मॉड्यूलस क्या रिप्रेजेंट करता है, क्या दर्शाता है? ये मॉड्यूलस दर्शाता है कि जो अपना ये सदिश है उस सदिश का परिमाण कितना है, यानी कि ओपी वेक्टर के परिमाण को रिप्रेजेंट करता है। जैसे मैं कह रहा हूं कि नागौर से जयपुर 250 किलोमीटर है। अगर ऐसे कहूं, मैं नागौर में रहता हूं, तो मैं ये कहूंगा नागौर से जयपुर 250 किलोमीटर पूर्व दिशा में है। नागौर से जयपुर, नागौर से जयपुर 250 किलोमीटर किस दिशा में है? पूर्व दिशा में। तो अगर मैं पूरी बात बोल रहा हूं 250 किलोमीटर पूर्व दिशा में, इसका मतलब मैं बात कर रहा हूं ओपी वेक्टर की। और ये मैं कह रहा हूं इतना ही बात कि वह लड़का 5 फीट लंबा है, या जयपुर 250 किलोमीटर है, तो यहाँ 250 किसको दिखा रहा है? ओपी वेक्टर के मॉड्यूलस को दिखा रहा है, उसकी केवल मापांक को दिखा रहा है, परिमाण को दिखा रहा है, उसकी
दिशा को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। तो ये था अपना सदिश और सदिश की ज्यामितीय व्याख्या, साथ ही उसका परिणाम क्या होता है, उस परिमाण के बारे में बात किया था हमने, मापांक के बारे में बात की थी। आगे बात करने वाले हैं हम कि सदिशों के प्रकार, टाइप्स ऑफ वेक्टर, कि वेक्टर कितने प्रकार के होते हैं। तो मैं आगे बात करने वाला हूं सदिशों के प्रकार। सदिशों के प्रकारों में देखो, सबसे पहले बात करते हैं हम नंबर 1 पे, 0 से शुरू कर देते हैं, नल वेक्टर, शून्य सदिश, जिसे हम इंग्लिश में कहेंगे नल या जीरो वेक्टर। पहले देखते हैं इसे कि जीरो या नल वेक्टर क्या है। जीरो या नल वेक्टर का मतलब है कि कोई सदिश है, उस सदिश का यदि परिमाण, सदिश का परिमाण क्या हो जाए, परिमाण हो जाए आपके जीरो, यानी कि मैग्नीट्यूड जो है किसी सदिश का जीरो हो जाए, या कोई ऐसा सदिश जिसका आरंभिक बिंदु तथा अंतिम बिंदु, स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट, टर्निंग पॉइंट, दोनों क्या हो जाए जीरो, या ऐसे कहते हैं ओ ओ वेक्टर, पी पी वेक्टर, यानी कि जहां से शुरू हो रहा है वह वेक्टर वापस घूम के वहां पर आ रहा है, तो ये ओ वेक्टर हो गया, बी बी वेक्टर हो गया, सी सी वेक्टर हो गया। ऐसे सदिश क्या कहलाते हैं, नल वेक्टर कहलाते हैं या शून्य सदिश कहलाते हैं, और इनको रिप्रेजेंट करते हैं हम जीरो वेक्टर से, जीरो वेक्टर से। अगर आपसे कह दें कि P एक शून्य सदिश है, तो आप ऐसे नहीं लिख सकते P बराबर जीरो, आपको क्या लिखना है, P एक शून्य सदिश है, इसका मतलब जीरो वेक्टर है, उसकी कोई ना कोई दिशा जरूर है, परंतु उसका परिमाण क्या है, जीरो है, उसका परिमाण क्या है, जीरो है, मैग्नीट्यूड जीरो है। मैग्नीट्यूड का मतलब परिमाण। बात करते हैं सेकंड इकाई सदिश की, जो आपकी काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। नंबर 2 है इकाई सदिश। अब देखो, जो इकाई सदिश है आपका, इकाई सदिश क्या कहता है, इकाई सदिश का मतलब है जो ये इंग्लिश में से कहेंगे हम यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर। इकाई सदिश का मतलब है ऐसा सदिश जिसका परिमाण एकांक हो, जिसका परिमाण, यदि कोई वेक्टर है ओपी वेक्टर, तो इसका जो मॉडुलस है वो मॉडुलस कितना आएगा, 1 आएगा। इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है, जैसे मान लो आपके पास कोई सदिश है ए वेक्टर, और उसे आपको इकाई सदिश में बदलना है, तो ए वेक्टर जो है उसमें उसके मापांक का भाग लगा दो, उसके परिमाण का भाग लगा देंगे, तो क्या बन जाएगा, वो उसका इकाई सदिश बन जाएगा। और ये काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है अपने पास फॉर्मूला। किसी भी सदिश का आपको इकाई सदिश यदि निकालना है, तो उस सदिश में उसके परिमाण का क्या लगा दो, भाग लगा दो, और वही क्या हो जाएगा, उसका इकाई सदिश हो जाएगा। इसे पढ़ते हैं हम ए कैप, ए कैप। इकाई सदिश को किससे निरूपित करेंगे, ए कैप से, क्योंकि आगे ट्यूशन आने वाला है, कोई सदिश है ये उसका इकाई सदिश ज्ञात कीजिए, या उसके सापेक्ष 5 इकाई वाला सदिश ज्ञात कीजिए। तो इकाई सदिश आ जाएगा, इकाई सदिश आ जाएगा, 5 वाला पूछ लेंगे तो उसको किससे गुणा कर देंगे, 5 से गुणा कर देंगे। 8 वाला पूछेगा तो 8 से गुणा कर देंगे। साथ ही एक बात ध्यान रखना, कभी भी किसी भी सदिश का जो परिमाण है, जो मापांक है, वह मापांक कभी भी ऋणात्मक नहीं होगा, मॉडुलस क्या नहीं होगा, हमेशा धनात्मक ही होगा, ऋणात्मक नहीं होगा। नंबर 3 बात करते हैं हम समदिश सदिश। नंबर 3 पे बात करते हैं कौन सा सदिश, समदिश सदिश। समदिश ऐसा सदिश, नाम से ही पता चल रहा है, ऐसा सदिश जिसकी दिशाएं क्या हो, समान हो, और ये दोनों एक ही दिशा में होंगे, तो दोनों समदिश सदिश जो होंगे वो आपस में क्या होंगे, समांतर सदिश भी होंगे। कोई खास बात नहीं है। एक और बात कर लेते इसी के साथ, नंबर 4 पे इक्वल या कह सकते हो समान सदिश, इक्वल या समान सदिश। समान सदिश नाम से पता चल रहा है, ऐसे सदिश, ऐसे 2 या 2 से अधिक सदिश जिनका परिणाम एवं दिशा दोनों क्या हो, समान हो, क्या कहलाते हैं,
समान सदिश कहलाते हैं। समान सदिश में उनके संगत अवयव भी क्या होते हैं, समान होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम विपरीत सदिश या ऋण सदिश। विपरीत या ऋण सदिश। विपरीत या ऋण सदिश का मतलब है ऐसे सदिश जिनकी दिशा विपरीत हो, परिमाण समान हो सकता है। एक दूसरा यदि ओपी वेक्टर इस तरफ जा रहा है तो PQ, ये ओपी वेक्टर है तो PQ वेक्टर इधर जाएगा, या RS वेक्टर इस तरफ जाएगा, तो ये दोनों सदिश क्या हो जाएंगे, ऋण सदिश हो जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं अपने पास ऋण हो गया, ये हो गया, क्या बच गया अब तो स्थिति सदिश। नंबर 6 है स्थिति सदिश। ये काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, जिसे हम बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर क्या है, देखो पोजीशन वेक्टर का मतलब है वह सदिश, पोजीशन वेक्टर किसे कहेंगे, वह सदिश जो किसी बिंदु की स्थिति को रिप्रेजेंट करवाए। मान लो अपने पास निर्देशीय अक्ष हैं, ये अपने पास क्या है, निर्देशीय अक्ष, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। दो एक्सिस में काम चल सकता है, मैं तीनों ले रहा हूं। एक बिंदु है अपने पास यहाँ एक्स वाई और जेड। ये जो x y z है, इस बिंदु का नाम दे दिया मैंने P। इस बिंदु P की स्थिति को दर्शाने वाला जो सदिश होगा, यानी कि इस P का कोई पता जो बताएगा, वो सदिश इस बिंदु का क्या कहलाएगा, स्थिति सदिश कहलाएगा। अब देखो आपको कहीं दूरी बतानी है तो कहीं ना कहीं क्या करना पड़ेगा, आपको कोई मानक, एक मानकीकृत कोई यूनिट लेनी पड़ेगी। जैसे कि हमें बताना है, अपना रिजल्ट बताना है, तो हम फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन या परसेंटेज बेस पे कुछ ना कुछ 100 के आधार पे बताते हैं। मेरे 90% बने हैं। 90% का मतलब क्या होगा कि मेरे 100 में से 90 नंबर आए हैं, 90% बने हैं। तो वैसे ही इस P की स्थिति दर्शाने के लिए आपको कोई बिंदु लेना पड़ेगा जिसके सापेक्ष क्या कर सके, हम सभी बिंदुओं की स्थिति को दर्शा सके। तो हम जनरली क्या करेंगे, मूल बिंदु के सापेक्ष, मूल बिंदु सभी जानते हो 0,000 जो है, मूल बिंदु के सापेक्ष किसी भी बिंदु की क्या करेंगे, स्थिति को निरूपित करेंगे। और इस बिंदु के सापेक्ष ये जो सदिश बनेगा, ये जो वेक्टर बनेगा, इस वेक्टर को क्या कह देंगे, इस बिंदु का स्थिति सदिश। यानी कि ये बिंदु अगर आपका O है तो जो OP वेक्टर होगा, इस OP वेक्टर को क्या कहने वाले हैं हम, स्थिति सदिश कहते हैं। OP वेक्टर जो होगा वो क्या कहलाएगा, बिंदु P का स्थिति सदिश। इसका मतलब आरंभिक बिंदु तो कौन होगा, यहाँ O तो होगा स्टार्टिंग पॉइंट और P होगा आपका एंडिंग या टर्निंग पॉइंट। E क्या होगा, एंडिंग या टर्निंग पॉइंट। OP वेक्टर, अब देखो OP वेक्टर कैसे निकालेंगे, x माइनस 0, y माइनस 0, z माइनस 0। जहां ये स्टार्टिंग बिंदु होगा, ये P क्या हो जाएगा, अंतिम बिंदु या टर्निंग पॉइंट हो जाएगा। साथ ही इसे हम कहेंगे A वेक्टर या P वेक्टर या OP वेक्टर। ये हो जाएगा इसका स्थिति सदिश। स्थिति सदिश के बाद हम बात करने वाले हैं सदिशों का योग कैसे करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अपना सदिशों का योग। सदिशों का योग, एडिशन ऑफ वेक्टर्स। तो इनके लिए दो बातें होगी। पहले मैं बात करता हूं त्रिभुज नियम की। पहले क्या बात करते हैं, त्रिभुज नियम। और दूसरा जो नियम है वो है अपने पास समांतर चतुर्भुज नियम। पहले ट्रायंगल लॉ क्या कहता है, यह कहता है यदि आपके पास कोई दो सदिश है, जैसे मेरे पास एक सदिश है A वेक्टर, दूसरा सदिश है B वेक्टर, और दोनों किसी त्रिभुज की भुजाओं को निरूपित करें। दोनों किसको निरूपित करें, ये मेरा बिंदु O है, ये A है, ये B है। ये कह रहा है कि यदि A वेक्टर और B वेक्टर
किसी दो त्रिभुज की क्रमागत भुजाओं को निरूपित करे, तो जो ओबी वेक्टर है, ये जो ओबी वेक्टर है, ये ओबी वेक्टर जो होगा दोनों सदिशों के योगफल के बराबर होगा। यानी ए वेक्टर और बी वेक्टर का क्या होगा, परिणामी होगा। यानी ओबी वेक्टर जो है इसकी वैल्यू क्या होगी, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के बराबर होगी। यदि, शर्त ध्यान रख लेना, यदि ए वेक्टर व बी वेक्टर की दिशाएं क्या हो, समान हो। अगर दिशाएं समान नहीं है तो आपका जो सदिश है वो सदिश दोनों के योगफल के बराबर नहीं हो पाएगा। जैसे कि मान लो ये ए बी वेक्टर इधर से, इसकी दिशा ये हो जाए, इसकी दिशा ये हो जाए, तो ये ए प्लस बी वेक्टर फिर नहीं रहेगा। दूसरा अपने पास नियम है समांतर चतुर्भुज का नियम। ये भी बिल्कुल आसान सा नियम है। यह कह रहा है यदि कोई दो सदिश चतुर्भुज की आसन भुजाओं या समांतर चतुर्भुज की आसन भुजाओं को निरूपित करे। कोई चतुर्भुज है अपने पास ए बी सी डी, जिसकी कोई सी दो भुजाओं को दो सदिश, एक ए वेक्टर और एक बी वेक्टर आराम से क्या कर रहे हैं, एक ही दिशा में निरूपित कर रहे हैं, तो इस समांतर चतुर्भुज का जो विकर्ण है, यह विकर्ण इसके परिणामी को दिखाएगा। यानी कि ऐसी जो वेक्टर होगा वह ऐसी वेक्टर समांतर चतुर्भुज ABCD का क्या होगा, विकर्ण होगा। और इस विकर्ण की वैल्यू क्या होगी, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर होगी। अब देखो ये काम में कहां आता है, जैसे कि आपको बहुत से सदिशों को जोड़ना है। ये सदिश है मेरे पास ए वेक्टर, फिर ये है बी वेक्टर, ये सी वेक्टर है, ये डी वेक्टर है। आपसे कह दें इनके बिंदु के नाम दे दूं मैं ए बी सी डी और ई। आपसे पूछ ले कि एसी वेक्टर का मान बताओ, तो एसी वेक्टर देखो क्या होगा, इसकी दिशा ये, इसकी दिशा भी है वापस, तो ये दोनों का परिणामी हो रहा है। इसका मतलब ये क्या हो गया, ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर। आपसे पूछ ले एडी वेक्टर ज्ञात करो, तो एडी वेक्टर क्या हो जाएगा, यहां से लेके यहां तक हमने निकाल रखा है, इससे आगे वाला और जोड़ दो, इसमें क्या हो जाएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। आपसे पूछ ले ए वेक्टर ज्ञात करो, तो सारों को जोड़ दो, ए बी सी डी, यानी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर। क्या कर रहे हैं हम, त्रिभुज नियम लगा रहे हैं। पहले इन दोनों को जोड़ा, फिर ये जो आ गया इसमें ये जोड़ लिया, फिर ये जो आ गया इसमें ये जोड़ लिया। तो इस प्रकार से ये जो चतुर्भुज नियम और त्रिभुज नियम है, ये किस काम में आएगा, अपने पास सदिशों के योग के रूप में काम में आएगा कि सदिशों का योग कैसे करेंगे। अब सदिशों के योग के कुछ गुणधर्म हैं, खास तौर से दो ही बातें ध्यान रखनी है अपने पास, साचर्यता और क्रम विनिमयता। देखो एक सदिश है, गुणधर्म की बात कर रहे हैं, मैं प्रॉपर्टीज की बात कर रहा हूं। पहले योग की क्रम विनिमयता देखते हैं। क्रम विनिमयता, तो देखो क्रम विनिमयता क्या कहती है, क्रम विनिमयता कहती है ए वेक्टर प्लस जो बी वेक्टर है वो बराबर हो जाएगा बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर के। करेक्ट है कि ए वेक्टर में बी वेक्टर जोड़ो चाहे बी में ए जोड़ो। मैं ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर करूंगा तो भी वही वैल्यू आएगी, और बी वेक्टर मैं ए वेक्टर जोड़ूंगा तो भी वैल्यू क्या आनी है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर ही आनी है। यानी कि त्रिभुज की तीसरी भुजा ही बननी है। तो जो सदिश है, सदिशों में क्रम विनिमयता लागू होती है। आगे बात करते हैं हम दूसरे गुणधर्म की। दूसरा गुणधर्म है अपने पास, पहला क्रम विनिमयता हो गया, दूसरा है अपने पास साहचर्यता। साहचर्यता भी बिल्कुल सीधी सी बात है कि a प्लस बी को पहले जोड़ लिया और उसमें क्या जोड़ दें, c जोड़ दें, या a वेक्टर को छोड़ दिया पहले मैंने, b वेक्टर और c वेक्टर को जोड़ के उसमें क्या जोड़ दें, a वेक्टर जोड़ दे, तो भी वैल्यू क्या आनी है, वही आनी है। कहने का मतलब ये a वेक्टर हो गया, ये b वेक्टर हो गया और ये हो गया c वेक्टर। आपको जाना तो यहाँ है, पहले इन दोनों को जोड़ो तो क्या बन जाएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, और उसमें सी जोड़ दो तो क्या बन जाएगा, अब फाइनल आंसर आ जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। ना जी, ऐसा ना करेंगे हम तो क्या करेंगे, पहले बी वेक्टर में क्या जोड़ेंगे, सी वेक्टर जोड़ेंगे, और सी वेक्टर में क्या जोड़ेंगे,
ए वेक्टर। ना जी सर जी, आप तो गड़बड़ कर रहे हो गुरुजी। गुरुजी यहाँ तो लिख दिया ए बी सी, यहाँ लिख रहे हो बी सी ए, हो सकता है आपने गड़बड़ कर दी, कोई बात नहीं, वैसे ही लिख देते हैं ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर। क्या करना है, पहले बी सी को जोड़ना है, यानी बी वेक्टर में क्या जोड़ना है, सी वेक्टर जोड़ना है। ये निकाल लो पहले, क्या हो जाएगा, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। अब इसमें ए वेक्टर जोड़ो, इसमें ए जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा, ये क्या हो जाएगा ए वेक्टर, और ये है बी प्लस सी, तो वापस आ गया ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। कहने का मतलब बात समझ में आई कि साचर्यता और क्रम विनिमयता किसमें लागू होती है, अपने सदिशों के योग में लागू होती है। अगली बात करते हैं हम इसकी तत्समकता के बारे में। तत्समकता हमने पहले भी पढ़ी है जब हमने कंपोजिट फंक्शन पढ़ा था, संयुक्त फलन, यानी कि ए वेक्टर में ऐसा क्या जोड़ें कि वापस ए वेक्टर ही आ जाए, यानी कि इसमें अगर शून्य वेक्टर जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा, वापस वही परिणाम आ जाएगा अपने पास। इसका मतलब जो शून्य वेक्टर है वो किसी भी सदिश का क्या होगा, तत्समक होगा, किसी भी सदिश का क्या होगा, तत्समक होगा। ये थे अपने पास सदिशों के योग से संबंधित कुछ बातें। आगे बात करते हैं हम सदिशों का घटाव, सदिशों का वैकलन। सदिशों का घटाव देखो, एक सदिश है ए वेक्टर, एक दूसरा सदिश है बी वेक्टर। मैं पूरा इसके परपेंडिकुलर ले लेता हूँ, लंबवत ले लेता हूँ बी वेक्टर। तो मैंने अभी बताया था कि ये बिंदु O है, ये B है, A है और ये B है। तो अगर मैं इस सदिश की बात करूंगा तो ये क्या आ रहा है मेरे पास, A वेक्टर प्लस B वेक्टर। अगर आपको निकालना है क्या, A वेक्टर माइनस B वेक्टर, तो ये B की दिशा है, मार्कर का ओपन जो मुंह है, खुला मुंह है, वो क्या किसकी दिशा दिखा रहा है, B की। तो आपको क्या चाहिए, माइनस B, तो दिशा उल्टी कर दो इसकी, नीचे लटका दो इसे। यानी कि अगर मैं इसको ऐसे कर दूंगा तो ये बी वेक्टर था, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस बी वेक्टर नहीं हो जाएगा क्या। ये देखो ये क्या है, बी वेक्टर है, ऊपर की ओर जा रहा है, परिणाम मैंने इतना ही रखा है जितना यहाँ है, इसको उल्टा कर दिया, बस दिशा परिवर्तित कर दी, इसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं किया है मैंने, परिमाण चेंज नहीं किया है। तो ये किसको दिशा में लेकर आप, माइनस बी को। तो ये जो वेक्टर हो जाएगा, ये वेक्टर किसको दिखाएगा, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर को। कहने का मतलब है यदि किसी सदिश में से आपको कोई सदिश घटाना है तो जो सदिश है उसका चिन्ह क्या कर देना है, आपको बदल देना है, माइनस कर देना है, और संगत अवयवों में से क्या कर देने हैं, उनको घटा देने हैं। ये था अपना बाकी। अब बात करते हैं हम कक्षा 10 में खंड सूत्र पढ़ते हैं। एक रेखा को 2:3 में या 3:4 में बांटने वाले अंतर विभाजन या बाह्य विभाजन का सूत्र, सेम वही टॉपिक अपने पास, जिसे कहते हैं सदिशों का खंड सूत्र। तो देखो खंड सूत्र क्या कहता है, एक सदिश है ओ ए वेक्टर, जिसका मान है ए वेक्टर, एक दूसरा सदिश है बी वेक्टर, ठीक है। तो ये हो गया और बी वेक्टर, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, और ये जो यहां बन रहा है ये क्या बन रहा है, ए बी वेक्टर बन रहा है। अब देखो एक कोई तीसरी रेखा आ रही है जो इसे किस अनुपात में बांट रही है, m अनुपात n में क्या कर रही है, बांट रही है। तो आपको यह बताना है कि यह जो बांटे गए टुकड़े हैं या इस रेखा का जो ये, इसका नाम देते हैं ओपी वेक्टर। ओपी वेक्टर जो है ये ओपी वेक्टर क्या होगा, तो अगर यह अंतर विभाजित करे, क्या करे, अंतर विभाजित करे, वही 10th वाली बातें ले रहा हूं मैं, विभाजित करे। देखो 10th वाली बातें क्या थी, 10th वाले ऐसे लेते थे कि एक बिंदु यहां है, एक बिंदु यहां है, दो बिंदु होते थे रेखाखंड को, एक कोई रेखा होती थी जो इस रेखा को क्या कर देता, दो भागों में बांटता था। वहां पर भी हम mn लेते थे, m1 m2 लेते थे, तो क्या करते थे, इधर से ये बिंदु इंटू m और इधर से ये बिंदु इंटू n, और बटे में m प्लस n। तो वही काम यहां करने वाले हैं। देखो
इधर से ए वेक्टर, तो ए वेक्टर के साथ कौन आ जाएगा, m, तो OP वेक्टर बराबर हो जाएगा m इंटू ए वेक्टर प्लस इसके साथ ये आ जाएगा n इंटू बी वेक्टर, और बटे में क्या आ जाएगा m प्लस n। कब, जब विभाजन कैसा हो, अंत विभाजन हो। और अगर विभाजन हो जाए बाह्य विभाजन, अंत की जगह क्या हो जाए, बाह्य विभाजन, तो आपको बताइए वहां पर भी क्या करते थे, प्लस की जगह माइनस, तो OP वेक्टर हो जाएगा m a वेक्टर माइनस n b वेक्टर बटे में m माइनस n। यह था अपने पास किसी सदिश का विभाजन, अंत तथा बाह्य विभाजन। छोटा सा टॉपिक और है अपने पास, हमने अभी तक आई कैप, जे कैप, के कैप की परिभाषा नहीं की है। तो देखो मैं फिर से बात करूंगा अपने निर्देशीय अक्षों के बारे में कि ये मेरा वाई एक्स, एक्स एक्स और जेड एक्स है, ये जेड एक्स है, ये एक्स एक्सिस है और ये अपना वाई एक्सिस है। अब एक कोई सदिश है, यहाँ बिंदु है एक्स वाई जेड। अब देखो एक्स वाई जेड यहाँ पे कोई बिंदु है, तो सपोज करूं ये बिंदु कहाँ होगा, 3D में होगा, यहाँ होगा, इधर x, इधर y, उधर z, 3 अक्ष हो गए, 1 2 और 1 3, यानी किसी भी कमरे का कोना पकड़ सकते हो आप। ये कोने, कमरे के जो कोने हैं उसके 3 लाइनें हैं, कमरे के कोने में देखने हैं 3 लाइनें दिखेगी आपको, 1 2 और 1 3, तो ये तीनों क्या हो गई x। और यहाँ पर इस कोने के यहाँ पर क्या है, कोई बिंदु है, तो इस बिंदु की एक रेखा यहाँ टच करेगी, एक इसको छत पे टच करेगी, और एक रेखा क्या करेगी, उधर वाली दीवार पे टच करेगी। यानी कि इसमें P को यहाँ से उठा के यहाँ ले लेता हूँ बीच में, ये है P, तो इसकी एक रेखा तो क्या करेगी, यहाँ से इसको यहाँ पे टच करेगी, तो x अक्ष पे जहां टच करेगी वो दूरी कितनी है इसकी, x है, क्योंकि ये बिंदु कह रहा है। फिर अब यहां से अगर इधर y पे डालेंगे तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, y, और इधर से कहीं पे इस पे z पे जो रेखा पड़ेगी वो दूरी कितनी हो जाएगी, z। अब देखो यह निर्देशी जो x है, यह x इकाई, यह y इकाई और ये क्या हो गया, z इकाई। अगर इनके x इकाई, y इकाई और z इकाई वाले सदिशों के मैं इकाई सदिश ज्ञात कर लूं तो वही आपके इस बिंदु के इकाई सदिश बन जाएंगे। यानी कि OP वेक्टर तो क्या है आपके पास, OP वेक्टर है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप जेड के कैप, जहां आई जे के क्या है, आई कैप है एक्स एक्सिस या एक्स एक्स पर एक इकाई वाला सदिश। आई कैप क्या है, एक्स एक्स पे, ये तो एक्स दूरी वाला है, यहां से लेके यहां तक क्या जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, एक इकाई है, तो इस एक इकाई वाले को हम क्या कर रहे हैं, आई कैप। और आई कैप किसे दिखाएगा, केवल एक्स एक्स वाले सदिश को दिखाएगा। ऐसे ही जे कैप किसे दिखाएगा, वाई एक्स पर इकाई सदिश को दिखाएगा। और जो के कैप होगा वो के कैप किसको निरूपित करेगा, जेड एक्स के इकाई सदिश को। यानी कि अगर यहां से लेके यहां तक की दूरी एक इकाई है तो ये आई कैप, ये जे कैप और ये क्या हो जाएगा, के कैप। तो किसी भी सदिश को आप निरूपित करोगे तो इस ओपी वेक्टर को क्या लिखोगे आप, ओपी वेक्टर को ऐसे लिखोगे एक्स आई कैप, वाई जे कैप एंड जेड के कैप। साथ में बात करूंगा दो बिंदुओं से बने, अगर कोई सदिश दो बिंदुओं से गुजर रहा है या आपको किसी का स्थिति सदिश ज्ञात करना है तो उसको कैसे लिखेंगे। अंतिम टॉपिक है अपना, इसके बाद हम 13.1 आराम से कर सकते हैं कि जैसे ये बिंदु है अपने पास 1 2 और 3 और इसका नाम है P, तो आपको इसका स्थिति सदिश निकालना है तो कैसे निकालोगे, ये O बिंदु है, ये OP वेक्टर आपको ज्ञात करना है। OP वेक्टर कैसे ज्ञात करोगे, OP के वेक्टर ज्ञात करने के लिए या इसका स्थिति सदिश ज्ञात करने के लिए किसके सापेक्ष मान निकालेंगे हम, हमेशा मूल बिंदु को क्या मानेंगे, अपना जो व्यापक बिंदु है या जिसे हम निश्चित बिंदु रखेंगे वो क्या रखेंगे, मूल बिंदु को रखेंगे। ये है कि फाइनाइट वैल्यू होगी अपने पास एक
फिक्स्ड वैल्यू होगी कि हम किसी भी सदिश का स्थिति सदिश ज्ञात करेंगे, पोजीशन वेक्टर ज्ञात करेंगे, तो वो किसके सापेक्ष निकालेंगे, मूल बिंदु के सापेक्ष निकालेंगे। तो यहाँ से मूल बिंदु के सापेक्ष दूरी क्या हो जाएगी, ओपी वेक्टर ज्ञात करना है। इसका मतलब मैंने बताया था ये प्रारंभिक बिंदु है, ये अंतिम बिंदु है, यानी कि पी वेक्टर में से क्या ज्ञात करना है, घटाना है आपको ओ वेक्टर। अब पी वेक्टर क्या है, यानी कि पी का स्थिति सदिश, पी का स्थिति सदिश माइनस ओ का स्थिति सदिश। स्थिति सदिश का मतलब आई कैप जे कैप के कैप लगा लो, क्या हो जाएगा 1 इंटू आई कैप, 2 इंटू जे कैप, 3 इंटू के कैप में से घटा दो, क्या 0 आई कैप, 0 जे कैप, 0 के कैप। अब देखो यहां से इनको घटाना पॉसिबल है, बिल्कुल है। एक में से 0 गया, क्या बच गया, 1 आई कैप को आई लिखेंगे, 2 जे कैप को 2 जे कैप और 3 के कैप को 3 के कैप। ये क्या आ गया आपके पास, ओपी वेक्टर आ गया। इस प्रकार से हम क्या निकालेंगे, एक बिंदु का स्थिति सदिश ज्ञात करेंगे। ये मैंने बेसिकली बताया है, हर जगह ऐसा नहीं करेंगे। अगर ये आपको दे रखा है तो आप इसको डायरेक्ट क्या लिख दोगे, आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। इसका मतलब आप समझ जाओगे एक्स अक्ष पे दूरी 1 इकाई है, वाई अक्ष पे 2 इकाई है और जेड अक्ष पे 3 इकाई है। इनकी वैल्यू क्या हो सकती है, पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकती है। जो पॉजिटिव और नेगेटिव होगी वो आपकी दिशा होगी, परिमाण कभी ऋणात्मक नहीं होगा। तो लगभग मेरा 13.1 का जो बेसिक है वो तैयार है। और एक टॉपिक बच गया अपने पास कि अपना प्रक्षेप्य रह गया है, तो प्रक्षेप्य शायद इसमें जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रक्षेप्य अपने पास आएगा अगले टॉपिक पे, जब हम गुणा पढ़ेंगे। तो गुणा में देखेंगे हम दो सदिशों पे कैसे प्रक्षेप्य डालते हैं, प्रक्षेप्य क्या होता है। और आप कोशिश करना 13.1 करने की, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताब है, 13.1 लगभग आप कर लोगे। बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज करवाऊंगा 13.1। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर ये जो भी मैंने समझाया है कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, बताएं कि ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आई है। बाकी हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।